हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चेस इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं अभिमन्यु मिश्र, प्रतीक किशोर, आर राधेश्याम या बी चंद्रशेखर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अभिमन्यु मिश्र। अमेरिका के अभिमन्यु मिश्र जो भारत से संबंधित हैं, इन्होंने 12 साल 4 महीने में ही ग्रैंड मास्टर खिताब जीता है और इसी के साथ ये सबसे युवा उम्र में ग्रैंड मास्टर जीतने वाले व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किया है, कि आगामी 5 तारीख को पूरे इस माह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का हमारे संस्थान द्वारा निःशुल्क टेस्ट लिया जाएगा, जिसको दिलाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे इस एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड कीजिए और इसमें सर्च कीजिए फ्री करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। आप वहां से उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और प्रति माह आयोजित किए जाने वाले करंट अफेयर टेस्ट को दिलाकर स्वयं का आकलन अवश्य करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं ज्योतिनाथ प्रकाश, पी साईनाथ, मेघना राजगोपालन या रवीश कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर बी, पी साईनाथ। पी साईनाथ जी को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1990 में की गई थी, जिसका उद्देश्य एशिया के अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और साथ ही इसे प्रोत्साहित करने के काम करने वाले लोगों और संस्थानों को सम्मानित करना था। ध्यान रहे कि पी साईनाथ से पहले भारत के संगीतकार AR रहमान और भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा तीसरा प्रश्न है, जेफ बेजोस के रिटायर होने के पश्चात किन्हें अमेजॉन का नया CEO नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं जैक डोर्सी, अब्राहम मार्टिन, एंडी जैसी या प्रेस्टन मोमेसन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों एंडी जैसी। आप सभी को ध्यान ही होगा कि अमेजॉन के पूर्व CEO थे जेफ बेजोस, जिन्होंने इसकी स्थापना भी की थी, और इनके रिटायर होने के बाद में अमेजॉन कंपनी के नए CEO बने हैं एंडी जेसी। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अमेजॉन कंपनी की स्थापना 5 जुलाई सन 1994 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? और हमारे विकल्प हैं झारखंड, ओडिशा, बिहार या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा है उन्हें इन तथ्यों के बारे में अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न की चर्चा मैं हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाले पार्ट में भी कर चुका हूं। फिर भी यहां पर आप देख सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की प्रतिशत के आधार पर रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर रहा था। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, और इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर था अंडमान निकोबार, जहां सिर्फ 1% जनसंख्या ऐसी थी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस सूची में अगर राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो वो सिर्फ था लगभग 22%, और छत्तीसगढ़ में अगर इस प्रतिशत को आप देखेंगे तो ये लगभग आ रहा है आपका 40%। अर्थात आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों की संख्या राष्ट्रीय औसत से 18% अधिक है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं तीरथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी, रामशरण पैकरा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को इस राज्य का 11वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वो है बेबी रानी मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है,
वर्तमान में देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या क्या है? और हमारे विकल्प हैं 8, 9, 10 या 12। दोस्तों यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीजीपीएससी की वर्ष 2019 की आयोजित की गई परीक्षा में यह सवाल डायरेक्ट पूछा गया था और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 महारत्न कंपनियां। तो अब हम ये जान लेते हैं कि 10 महारत्न कंपनियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है, इसे आप अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। अब यहाँ से आपको यह एनालिसिस करना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर इन 10 महारत्न कंपनियों के मुनाफे की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफे पर रहने वाली महारत्न कंपनी थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप आईओसीएल कहते हैं, और सबसे कम मुनाफा करने वाली कंपनी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे आप सेल के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर 10वां तो मैंने भेल लिखा है, फिर भी जो 9वें स्थान पर सेल है उसे मैं सबसे कम मुनाफे वाली कंपनी क्यों बोल रहा हूं। तो आपको बता दूं, भेल एकमात्र महारत्न कंपनी है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर घाटे में रही है और हम मुनाफे वाली कंपनियों की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर सबसे कम मुनाफे वाली कंपनी मैंने सेल को कहा था। तो इस तथ्य को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निपुण भारत योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है? और हमारे विकल्प हैं शिक्षा मंत्रालय, विदेश विभाग, रक्षा विभाग या स्वास्थ्य विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। तो यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि निपुण भारत योजना में निपुण का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब यहां पर देखिए संख्यात्मक बातें आ रही है, ठीक है, यहां पर प्रोफिशिएंसी की बात आ रही है। अब हम इस कार्यक्रम के उद्देश्य को समझते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्वसुलभ वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। अब निपुण भारत योजना के जरिए सरकार की यह कोशिश है कि भारत का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 में कक्षा 3 के अंत तक में रीडिंग, राइटिंग और संख्यात्मक कंटेंट सीखने के लिए जरूरी प्रतिस्पर्धा हासिल कर सके, ठीक है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा फेरबदल किए गए हैं। उसके बाद में वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। और जब ये योजना लॉन्च की गई थी उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? और हमारे विकल्प हैं 17वां, 16वां, 20वां या 22वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 20वां स्थान। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो स्टार्टअप ब्लिंक। इस रैंकिंग में कुल 100 देश सम्मिलित है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है और भारत का वर्ष 2021 में 20वां स्थान रहा है। इससे पहले भी जब यह रैंकिंग जारी की गई थी तो वर्ष 2020 में भारत 23वें स्थान पर था और वर्ष 2019 में भारत 17वें स्थान पर था। लेकिन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ष 2021 में भारत कौन सी स्थान पर था? तो 20वें स्थान पर, यही आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका जो जवाब है उसे आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मैरी कॉम, बजरंग पूनिया, मनप्रीत सिंह और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, अर्थात मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ही टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। यहां पर मैंने इन बातों को लिखा हुआ है, आप इसका प्रॉपर अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि मैरी कॉम कौन है? इंडियन बॉक्सर है। और मनप्रीत सिंह कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम जो टोक्यो ओलंपिक में अभी पार्टिसिपेट कर रही है उस टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह जी। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि टोक्यो ओलंपिक का जो समापन समारोह होगा उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे बजरंग पूनिया, जो कि भारतीय पहलवान है। तो ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं रमेश बैस, सत्यदेव नारायण आर्य, हरिबाबू कंभमपति या मंगू भाई छगन भाई पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर डी, मंगू भाई छगन भाई पटेल। आप सभी को पता ही होगा कि हाल में ही 8 राज्यों में नए राज्यपालों के नाम की घोषणा की गई है और उनकी नियुक्ति भी की जा चुकी है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है छत्तीसगढ़ के पूर्व सांसद रमेश बैस जी का, जो पहले
त्रिपुरा के राज्यपाल थे जिन्हें अभी वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है थावर चंद गहलोत जी का नाम, जिन्हें अभी वर्तमान में कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। ये पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल थे, वहां से इन्हें पद मुक्ति दी गई, उसके बाद इन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल क्यों हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, आप सभी को अभी तक याद भी हो गया होगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इन 3 नामों को याद करने के उपरांत आपको बचे हुए 5 नाम याद करने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय जी को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। उसी प्रकार त्रिपुरा का राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को बनाया गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस जी थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर देखिए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। उसके बाद में मिजोरम के राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कंभमपति और गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। तो ये सभी 8 नाम आपको अवश्य रूप से ही ध्यान में होने चाहिए। हमारा 11वां प्रश्न है केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, और हमारे विकल्प हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों नागालैंड। तो दोस्तों दिसंबर 2021 के अंत तक के लिए नागालैंड में अप्सपा एक्ट लागू है। इसका पूरा नाम होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। इसके बारे में आपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया होगा। फिर भी जो अभ्यर्थी नए हैं उन्हें हम बता देते हैं कि अप्सपा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नागालैंड में और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ और राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ही पहले से अप्सपा एक्ट लागू है, जिसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले होते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, और हमारे विकल्प हैं 12वां, 10वां, 16वां या 18वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 10वां स्थान। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में अमेरिका पहले स्थान पर है और आप सभी को याद हो चुका होगा कि भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। और यह सूचकांक किनके द्वारा जारी किया जाता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। हमारा 13वां प्रश्न है हाल ही में ऐमन बेनाबदर रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और हमारे विकल्प हैं कनाडा, सूडान, बुल्गारिया या अल्जीरिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अल्जीरिया। हमारा 14वां प्रश्न है हाल ही में कहां 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, और हमारे विकल्प हैं दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र या असम। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों गोवा। तो यह अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण होगा, जिसे गोवा में आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन नवंबर महीने में 20 से 28 तारीख तक किया जाएगा। इस चीज को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। आज का हमारा 15वां प्रश्न है किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है, और हमारे विकल्प हैं शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना या मिताली राज। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप सभी को अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मिताली राज। दोस्तों मिताली राज के द्वारा महिला क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे रिकॉर्ड हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, इसलिए इनका नाम और इनसे संबंधित तथ्यों को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।